अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अगस्त 2026 के नेबोश GIC-1 और IG-1 सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली GIC-1 और IG का पेपर कंडक्ट हुआ है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ सिनेरियो को रीड करना नहीं, बल्कि उसे हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हम देखेंगे कि सिनेरियो की हर लाइन हमें क्या हिंट दे रही है और एग्जाम में इन हिंट्स को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सिनेरियो शुरू करते हैं। सिनेरियो के मुताबिक आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के तौर पर एक कॉल सेंटर में नई जॉब मिली है। यहां सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिसेंटली रिक्रूटेड हुए हैं, यानी आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नए हैं और अभी आप वर्कप्लेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। सिनेरियो बताता है कि इस कॉल सेंटर में 7 वर्कर्स काम करते हैं। इनके अलावा 4 सुपरवाइजर्स और एक कॉल सेंटर मैनेजर यानी CCM भी मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन की साइज और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का आइडिया देती है। अब अगर वर्किंग आवर्स देखें तो कॉल सेंटर मंडे से सैटरडे सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ऑपरेट करता है और वर्कर्स 2 शिफ्ट पैटर्न में काम करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लंबी वर्किंग आवर्स या लेट शिफ्ट्स फटीग, स्ट्रेस और ह्यूमन एरर के चांसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। अब सिनारियो का अगला हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। जब आप अपने पहले दिन साइट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप नोटिस करते हैं कि पूरा एरिया डिसरिपेयर में है, यानी सराउंडिंग एरिया की कंडीशन अच्छी नहीं है और आसपास कुछ अबैंडन्ड यूनिट्स यानी बंद या खाली बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के तौर पर यह ऑब्जर्वेशन इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी इश्यूज, वैंडलिज्म, अनऑथराइज्ड एंट्री और क्राइम के रिस्क्स ज्यादा हो सकते हैं। सिनेरियो हमें यह भी बताता है कि कॉल सेंटर एक स्टैंड अलोन ऑफिस बिल्डिंग में है, यानी बिल्डिंग किसी और ऑफिस के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेफ्टी अरेंजमेंट्स पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। अब लोकेशन को और ध्यान से देखिए। कॉल सेंटर के बिल्कुल साथ एक केमिकल प्रोडक्शन प्लांट भी मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल प्लांट के करीब ऑफिस होना मेजर एक्सटर्नल हैजर्ड्स का इंडिकेशन देता है, जैसे केमिकल लीक, टॉक्सिक गैस रिलीज, एक्सप्लोजन या फायर का रिस्क। इसीलिए इमरजेंसी प्लानिंग और कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और सिनारियो यहीं खत्म नहीं होता। बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे एक लॉजिस्टिक्स सेंटर भी है, जहां पैलेट्स के बहुत ऊंचे स्टैक्स कॉल सेंटर की रियर वॉल के बिल्कुल करीब रखे हुए हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर पैलेट्स अनस्टेबल हों या उनमें आग लग जाए तो इसका असर कॉल सेंटर पर भी पड़ सकता है। अब जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट आपका वेलकम करती है और आपको कॉल सेंटर मैनेजर यानी CCM के ऑफिस की तरफ ले जाती है। लेकिन ऑफिस तक पहुंचने से पहले ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस नजर आने शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हाई लेवल ऑफ नॉइज है, यानी कॉल सेंटर में इतना ज़्यादा शोर है कि आपको एंटर करते ही उसका एहसास हो जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेसिव नॉइज सिर्फ फैक्ट्रीज का इशू नहीं होता। ऑफिस एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा नॉइज कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट बनाता है और वर्कर्स में स्ट्रेस और फटीग को इंक्रीज कर सकता है। अब आप वर्कर्स को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ वर्कर्स टेलीफोन का हैंडसेट अपनी गर्दन और कंधे के दरमियान दबाकर बात कर रहे हैं, जबकि कुछ वर्कर्स हेडसेट यूज कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। जो वर्कर्स हैंडसेट को शोल्डर और चिन के दरमियान होल्ड कर रहे हैं, उनमें पुअर पॉस्चर और मैस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी नेक और शोल्डर पेन का रिस्क ज्यादा होता है। अब नजर उठाइए तो वॉल्स पर बहुत से स्क्रीन्स और वाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिन पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस डेटा डिस्प्ले हो रहा है और कुछ स्क्रीन रेड और ग्रीन लाइट्स के साथ कंटिन्यूसली फ्लैश भी कर रही हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के लिए ये भी एक ऑब्जर्वेशन है,
क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ्लैशिंग डिस्प्लेज वर्कर्स की अटेंशन डिस्टर्ब कर सकती हैं और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती हैं। अब डेस्क की तरफ देखिए। कई डेस्क्स पर पेपर वर्क के ढेर लगे हुए हैं और कंप्यूटर मॉनिटर्स भी हर डेस्क पर डिफरेंट एंगल्स पर रखे हुए हैं। ये क्लियरली पुअर हाउसकीपिंग और पुअर वर्कस्टेशन सेटअप की तरफ इशारा करता है। अगर वर्कस्टेशन प्रॉपरली एडजस्ट ना हो तो वर्कर्स को बैक पेन, नेक पेन और आई स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिनारियो हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता है। ऑफिस एरिया में कोई विंडोज मौजूद नहीं है, यानी वर्कर्स को नेचुरल डेलाइट बिल्कुल नहीं मिल रही। इसके साथ साथ लाइटिंग भी हर जगह इक्वल नहीं है। कुछ वर्कर्स ऑलमोस्ट अंधेरे में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ के ऊपर बहुत ब्राइट लाइट्स लगी हुई हैं। अनइवन लाइटिंग भी हेल्थ एंड सेफ्टी का एक इशू है, क्योंकि इससे आई स्ट्रेन, हेडेक्स और विजुअल डिस्कम्फर्ट का रिस्क बढ़ जाता है। अब आप फाइनली सीसीएम के ऑफिस में पहुंचते हैं। सीसीएम आपका वेलकम करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करना शुरू करता है। यहां से सिनारियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सीसीएम बताता है कि पिछले हफ्ते एक सुपरवाइजर के साथ इंसिडेंट हुआ था। इसी इंसिडेंट की वजह से वो चाहते हैं कि आप साइट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का ऑडिट करें। यहां तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन अगला हिस्सा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनारियो के मुताबिक ये आपकी पहली ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नेचुरली आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। इस सिचुएशन में एक एक्सपीरियंस मैनेजर को प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन सीसीएम इसके बिल्कुल उल्टा अप्रोच अडॉप्ट करता है। वो कहता है कि स्ट्रक्चर्ड ऑडिट प्लान बनाने की जरूरत नहीं, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑडिट कर लीजिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये एक सीरियस मैनेजमेंट फेलियर है, क्योंकि ऑडिट हमेशा एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पर ऑडिट करना इंपॉर्टेंट हैजर्ड्स को मिस कर सकता है। इसके बाद आप सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन सीसीएम जवाब देता है कि सब लोग बिजी हैं, इसलिए कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। यानी आपको ना ट्रेनिंग दी गई, ना सपोर्ट मिला और ना ही किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ काम करने का मौका दिया गया। आखिर में सीसीएम कहता है, अपना टाइम लें और अगले कुछ हफ्तों में ऑडिट कंप्लीट कर दें। यानी ऑडिट के लिए कोई क्लियर डेडलाइन, कोई रिटल प्लान और कोई मॉनिटरिंग अरेंजमेंट भी नहीं दिया गया। ये तमाम बातें सिनारियो में मैनेजमेंट सिस्टम की वीकनेसेस को शो करती हैं, जो बाद में एग्जाम के मल्टीपल टास्क्स में डायरेक्टली यूज होती हैं। अगले पैराग्राफ में हम सिनारियो के और भी इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी क्लूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सिनारियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, यानी इंसिडेंट। आप नेचुरली सीसीएम से पहुंचते हैं कि आखिर इंसिडेंट हुआ क्या था। इस पे सीसीएम पूरी डिटेल बताना शुरू करता है। सिनारियो के मुताबिक एक सुपरवाइजर सैटरडे की रात ऑफिस में नॉर्मल ड्यूटी आवर्स के बाद भी रुककर पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था। यहां सबसे पहला हेल्थ एंड सेफ्टी क्लू मिलता है। सुपरवाइजर रात 11 बजे तक ऑफिस में अकेला काम कर रहा था, यानी ये क्लियरली लोन वर्किंग की सिचुएशन थी। जब कोई वर्कर बिना किसी और की मौजूदगी के काम करता है, तो इमरजेंसी की सूरत में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। अब सोचिए, बिल्डिंग में और कोई भी मौजूद नहीं था। इसी दौरान सुपरवाइजर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजों का सोर्स देखने के लिए रिसेप्शन एरिया की तरफ जाता है। यहां उसे कुछ टीनेजर्स नजर आते हैं जो मेन एंट्रेंस से अंदर आ चुके होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, वो बिल्डिंग के अंदर आए कैसे? सिनारियो हमें खुद जवाब देता है। मैं एंट्रेंस अनलॉक थी, यानी ऑफिस की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फेल हो चुकी थी। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ऑफिस आवर्स के बाद मेन एंट्रेंस का अनलॉक्ड रहना एक सीरियस सिक्योरिटी फेलियर है। सिनारियो के मुताबिक टीनेजर्स रिसेप्शन डेस्क पर रखे आईटी इक्विपमेंट की केबल्स अनप्लग कर रहे थे। सुपरवाइजर ने उन्हें देखा और जोर से उन पर चिल्लाया। इसके बाद उनमें से एक टीनेजर ने सुपरवाइजर को धक्का दिया। सुपरवाइजर बैलेंस खो बैठा और पीछे डेस्क के साथ टकरा गया। उसके सर पर जोर की चोट लगी और वो बेहोश हो गया।
ये इंसिडेंट हमें दिखाता है कि वर्कप्लेस वायलेंस सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं होती, बल्कि अनऑथराइज्ड एंट्री भी उसका मेजर कॉज बन सकती है। उसके बाद टीनेजर्स बिना कुछ चोरी किए वहां से भाग गए। अब सिनारियो एक और इंपॉर्टेंट क्लू देता है। सीसीएम कहता है कि रिसेप्शन एरिया में सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। इसी वजह से उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि इंसिडेंट किस तरह हुआ। हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीटीवी बहुत वैल्यूएबल एविडेंस प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन यहां ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई विजुअल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। सिनारियो के मुताबिक सुपरवाइजर 15 मिनट बाद यानी 11:15 पीएम पर होश में आया और फिर उसने खुद मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल की। ये भी हमें लोन वर्किंग का रिस्क दिखाता है। अगर सुपरवाइजर को होश ना आता या इंजरी और सीरियस होती, तो उसकी मदद करने के लिए उस वक्त कोई भी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। आखिर में सुपरवाइजर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके हेड इंजरी का ट्रीटमेंट किया गया। सिर्फ इस एक इंसिडेंट में ही हमें बहुत से इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज नजर आते हैं, जैसे लोन वर्किंग, पुअर साइट सिक्योरिटी, अनलॉक्ड एंट्रेंस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, एब्सेंस ऑफ सीसीटीवी, वर्कप्लेस वायलेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में डिले। अब देखते हैं इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। सिनारियो के मुताबिक जिस सुपरवाइजर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, वो इस वाकया के बाद अब तक ड्यूटी पर वापस नहीं आया। इसकी वजह सिर्फ हेड इंजरी नहीं थी, बल्कि सिनारियो हमें बताता है कि वो ट्रॉमेटाइज था। यानी इस इंसिडेंट का असर सिर्फ उसकी फिजिकल हेल्थ पर नहीं, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ पर भी हुआ। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कप्लेस इंसिडेंट के बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी फिजिकल इंजरीज को दी जाती है। अगर वर्कर मेंटली डिस्टर्ब हो या कॉन्फिडेंस लूज कर दे, तो उसे प्रॉपर सपोर्ट और रिकवरी का टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अब सिनारियो का अगला हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। सीसीएम को इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंजर्ड सुपरवाइजर से नहीं मिली, बल्कि एक दूसरे सुपरवाइजर ने इंजर्ड वर्कर से बात की और फिर उसने सारी इंफॉर्मेशन सीसीएम तक पहुंचाई। यानी सीसीएम ने अब तक खुद इंजर्ड सुपरवाइजर से बात ही नहीं की। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से यह भी एक मैनेजमेंट वीकनेस है। जब कोई सीरियस वर्कप्लेस इंसिडेंट होता है, तो मैनेजर को चाहिए कि वो इंजर्ड वर्कर की वेलबींग के बारे में खुद मालूम करे, उससे बात करे और इंसिडेंट की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करे। लेकिन यहां सीसीएम सिर्फ दूसरे इंसान के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहा है। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस भी हो सकते हैं या इंफॉर्मेशन पूरी तरह एक्यूरेट ना हो। इसी के साथ इंजर्ड वर्कर को भी ये एहसास हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेलबींग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में मैनेजमेंट का इंजर्ड एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसकी रिकवरी को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं इंसिडेंट के बाद सीसीएम का रिस्पॉन्स क्या था। सिनारियो के मुताबिक सीसीएम बताता है कि इंसिडेंट के बाद मंडे की सुबह ऑफिस आते ही उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जाहिर सी बात है, किसी भी सीरियस वर्कप्लेस इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना होता है कि इंसिडेंट क्यों हुआ और दोबारा इस तरह का वाकया ना हो, इसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। लेकिन सिनारियो का अगला हिस्सा और भी इंपॉर्टेंट है। सीसीएम खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि इस ऑफिस के आसपास लेट नाइट वायलेंस का ये पहला इंसिडेंट नहीं था। यानी इस एरिया में पहले भी इस तरह के वायलेंट इंसिडेंट्स हो चुके थे। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वर्कप्लेस के सराउंडिंग एरिया में पहले से ही सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नोन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही एडिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए थी, जैसे बेटर एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी या सिक्योरिटी पेट्रोल्स। अब आप एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। आप सीसीएम से कहते हैं
कि प्रीवियस इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दिखाइए। ये बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट्स को देखकर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और रिपीट होने वाले हजार्ड्स को समझा जा सकता है। लेकिन सीसीएम का जवाब बहुत सरप्राइजिंग है। वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करूं। मुझे और भी काम करने होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट कमिटमेंट की कमी को शो करती है, क्योंकि हर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेट ही न किए जाएं, तो उनसे लेसन्स भी नहीं सीखे जा सकते और वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब सीसीएम आपको रिसेप्शन एरिया में ले जाता है ताकि डैमेज दिखाया जा सके। यहां आप एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंट्रेंस डोर के बिल्कुल करीब बैटरीज चार्ज हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरीज हैं जो एक्सटेंशन लीड्स के थ्रू चार्जिंग पर लगी हुई हैं। सीसीएम इस पर फख्र से कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा है, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में सस्टेनेबिलिटी के साथ सेफ्टी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी होता है। अगर बैटरीज एंट्रेंस के करीब चार्ज हो रही हों और वो भी एक्सटेंशन लीड्स के जरिए, तो ओवरहीटिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स या फायर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। और अगर एंट्रेंस ही इमरजेंसी एग्जिट भी हो, तो इमरजेंसी के वक्त इवैक्यूएशन भी अफेक्ट हो सकती है। अब सिनारियो के लास्ट हिस्सा को देखिए। सीसीएम आपसे कहता है कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद उसे फाइंडिंग से जरूर अपडेट रखें। वो ये जानना चाहता है कि साइट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और किन इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ये बात पॉजिटिव लगती है, लेकिन फौरन ही सिनारियो एक और मैनेजमेंट इशू रिवील करता है। सीसीएम कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि कॉल्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उसका फोकस रोजाना के हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज पर नहीं, बल्कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म कमर्शियल परफॉर्मेंस पर है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। एक इफेक्टिव मैनेजर को बिजनेस परफॉर्मेंस और वर्कर सेफ्टी दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट का सारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी या कमर्शियल टारगेट्स पर हो और हेल्थ एंड सेफ्टी को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाए, तो वर्कप्लेस इंसिडेंट्स के चांसेस नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं। अब सीसीएम आपको पूरे साइट का टूर करवाता है। टूर के दौरान सबसे पहले आपकी नज़र वॉल्स पे पड़ती है। आप देखते हैं कि कई जगह पेंट उतर चुका है और बिल्डिंग की कंडीशन ठीक नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ अपीयरेंस का मसला नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र के लिए वर्कप्लेस की फिजिकल कंडीशन भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होती है। आगे चलकर आप एक और हेजर नोटिस करते हैं। वॉकवे के ऊपर लूज इलेक्ट्रिकल केबल्स बिखरी हुई हैं। ये क्लियरली स्लिप, ट्रिप और फॉल हेजर्ड है। अगर कोई वर्कर इन केबल्स में उलझ जाए, तो वो गिरकर इंजरी का शिकार हो सकता है। अब आप ये दोनों ऑब्जर्वेशंस सीसीएम के सामने रखते हैं, लेकिन सीसीएम का जवाब फिर से वही होता है। वो कहता है, मेरे पास इन चीज़ों को ठीक करने का वक्त नहीं था। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैनेजमेंट की पुअर प्रायोरिटाइजेशन को शो करता है, क्योंकि हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें टाइम पर कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब टूर के दौरान सीसीएम आपका इंट्रोडक्शन कुछ वर्कर से करवाता है, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर वर्कर्स इतने बिजी हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। आप एक वर्कर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घबरा कर कहता है कि उसे फौरन रिंगिंग फ़ोन रिसीव करना है। ये हमें बताता है कि वर्कर्स पर वर्कलोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब आपकी नज़र एक प्रेग्नेंट वर्कर पर पड़ती है। वो अपने पांव एक स्टूल पर रखकर बैठी हुई है, जो वो खुद घर से लेकर आई है। उसकी कमर के पीछे एक कुशन भी लगा हुआ है और उसके चेहरे से स्ट्रेस भी साफ नजर आ रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है।
प्रेग्नेंट वर्कर्स के लिए सूटेबल वर्कप्लेस एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ वर्कर ने अपनी कंफर्ट के लिए खुद ही अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी नीड्स को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। इसी दौरान आप एक और सीन देखते हैं। एक सुपरवाइजर एक यंग वर्कर पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी कॉल हैंडलिंग स्पीड कम है। ये सिर्फ पुअर बिहेवियर नहीं, बल्कि वर्कप्लेस बुलिंग, हरासमेंट और पुअर मैनेजमेंट स्टाइल की तरफ भी इशारा करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीएम ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो सुपरवाइजर को रोकने के बजाय कहता है, अगर इन्हें बोनस चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताती है। यहां वर्कर्स की वेलबींग से ज्यादा टारगेट्स और बोनसेस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सीसीएम फिर एक्सप्लेन करता है कि कॉल सेंटर एक फास्ट पेस्ड और टारगेट ड्रिवन इंडस्ट्री है और वर्कर्स के मंथली बोनस उनके परफॉर्मेंस टारगेट्स पर डिपेंड करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेसिव टारगेट प्रेशर, स्ट्रेस, फटीग, पुअर मेंटल हेल्थ और ह्यूमन एरर्स का सबब बन सकता है। सिनारियो फिर एक और इंपॉर्टेंट क्लू देता है। सीसीएम बताता है कि इसी प्रेशर की वजह से कॉल सेंटर में स्टाफ टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है। यानी वर्कर्स बार बार जॉब्स छोड़कर चले जाते हैं और नए वर्कर्स आते रहते हैं। हाई स्टाफ टर्नओवर अक्सर पुअर वर्किंग कंडीशंस, स्ट्रेस और वीक मैनेजमेंट कल्चर की निशानी होती है। अब आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिसीजन लेते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि बाद में किसी क्वाइट टाइम पर दोबारा आएंगे, ताकि आराम से वर्कर्स के साथ बैठकर उनकी कंसर्न सुन सकें और उन्हें अच्छी तरह समझ सकें। ये एक कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर की क्वालिटी है, क्योंकि वर्कप्लेस को समझने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट की बात सुनना काफी नहीं होता। वर्कर्स की ओपिनियंस, उनके कंसर्न्स और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब टूर के दौरान आप सीसीएम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। आप पूछते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? यह सवाल किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के लिए बहुत नॉर्मल और इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सीसीएम का जवाब काफी सरप्राइजिंग था। वो मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है, क्या इसीलिए तो मैंने आपको हायर नहीं किया? हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि सीसीएम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर पर डाल रहा है, जबकि असल में वर्कप्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ एडवाइजर की नहीं होती। मैनेजमेंट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सीसीएम अपनी रीसेंट प्रायोरिटीज एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि कॉल सेंटर में वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि ऑफिस के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेस्क्स फिट किए जा सकें। यानी वर्कर्स की वेलबींग से पहले ऑफिस कैपेसिटी को इंपॉर्टेंस दी गई। सिनेरियो यहां एक और इंपॉर्टेंट क्लू देता है। सीसीएम ने नए डेस्क्स लगाने के लिए रिक्रिएशन एरिया भी खत्म कर दिया। पूल टेबल और वीडियो गेम्स हटा दिए गए और उनकी जगह वर्किंग डेस्क्स लगा दिए गए। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से रिक्रिएशन एरिया का मकसद होता है वर्कर्स को ब्रेक लेना, स्ट्रेस कम करना और मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करना। लेकिन यहां उस एरिया को भी ऑफिस वर्कस्पेस बना दिया गया। ये क्लियरली एम्प्लॉय वेलफेयर को इग्नोर करने की निशानी है। अब आप उस एरिया को देखते हैं। आप नोटिस करते हैं कि वहां ऑलमोस्ट अंधेरा है, यानी लाइटिंग बहुत पुअर है। इसलिए आप नेचुरली लाइटिंग के बारे में सवाल करते हैं। सीसीएम जवाब देता है कि उसने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और फिर ये काम भी आपकी टास्क लिस्ट में ऐड कर देता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप या मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नजर नहीं आता। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है कि काम कल के एंड तक कंप्लीट होना चाहिए। अब टूर आगे कंटिन्यू होता है। सीसीएम आपको हेल्थ एंड सेफ्टी नोटिस बोर्ड के पास ले जाता है। नोटिस बोर्ड को देखकर आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले
कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लगी हुई है, जिस पर सीसीएम के सिग्नेचर्स भी हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जब आप डेट्स देखते हैं तो पता चलता है कि साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनवरी 2026 की लगी हुई है और हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की मिनट्स नवंबर 2025 की हैं। यानी काफी अरसे से इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट ही नहीं किया गया। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाना काफी नहीं होता, उन्हें रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना भी जरूरी होता है। अब आपकी नज़र नोटिस बोर्ड के नीचे लटके हुए सजेशन बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लू है। हो सकता है वर्कर्स को अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर मैनेजमेंट उनकी सजेशंस को सीरियसली ही ना लेती हो। अब सीसीएम खुद एडमिट करता है कि पिछले कुछ अरसे से हेल्थ एंड सेफ्टी के कई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सके। वो आपको फायर ड्रिल डीब्रीफ दिखाता है, जिसकी डेट अप्रैल 2025 है। यानी 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और कोई नई फायर ड्रिल रिकॉर्ड नहीं हुई। ये इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत सीरियस इशू है। इसके बाद आप देखते हैं कि फायर मार्शल्स और फर्स्ट एडर्स के नाम वाला बोर्ड भी बिल्कुल खाली है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ट्रेन्ड पर्सन्स अवेलेबल नहीं हैं या उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की गई। इमरजेंसी के वक्त अगर वर्कर्स को ये ही ना पता हो कि फायर मार्शल या फर्स्ट एडर कौन है, तो रिस्पॉन्स में डिले हो सकता है और इंजरीज और भी सीरियस हो सकती हैं। अब साइट टूर कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा सीसीएम के ऑफिस में वापस आते हैं। अब आपका फोकस कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट की तरफ होता है। आप सीसीएम से उस कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स मांगते हैं जो अगले दिन साइट पर आने वाला है। सीसीएम आपको एक फाइल दे देता है। इस फाइल के अंदर गैस सेफ्टी सर्टिफिकेट और लेजियोनेला टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देखकर ये पता चलता है कि कुछ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस और लीगल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। लेकिन एक कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स देखकर सेटिस्फाई नहीं होता। आप फाइल को और डिटेल से चेक करते हैं और फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग नजर आती है। आपको साइट इंडक्शन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर काम शुरू करने से पहले प्रॉपर साइट इंडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। साइट इंडक्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को इमरजेंसी प्रोसीजर्स, साइट रूल्स, हैज़र्ड्स और सेफ वर्किंग अरेंजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। इसीलिए आप सीसीएम से पूछते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ही इंडक्शन कंप्लीट कर ली है। लेकिन सीसीएम का जवाब फिर से सरप्राइजिंग होता है। वो कहता है, ये कॉन्ट्रैक्टर पिछले 10 साल से इस साइट पर काम कर रहा है, अब तो इसे सब कुछ पता होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे कॉन्ट्रैक्टर 10 साल से आ रहा हो या पहली बार, हर विजिट से पहले रेलेवेंट साइट इन्फॉर्मेशन और हैज़र्ड्स के बारे में अपडेट देना ज़रूरी होता है। क्योंकि वर्कप्लेस कंडीशंस, हैज़र्ड्स और प्रोसीजर्स वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं। पुराना एक्सपीरियंस कभी भी फॉर्मल साइट इंडक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। इसके बाद सीसीएम आपको दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, जैसे फायर अलार्म टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स और दूसरे हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है कि ऑडिट के दौरान आप इन तमाम रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ऑडिट करते वक्त डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एक और इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। आप पहुंचते हैं परमिट टू वर्क यानी पीटीडब्ल्यू की इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है। सीसीएम आपको रिसेप्शन एरिया की तरफ भेजता है, जहां एक परमिट टू वर्क रजिस्टर और विजिटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का लॉगबुक रखा हुआ होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से परमिट टू वर्क सिस्टम हाई रिस्क एक्टिविटीज को सेफली कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। इसी तरह विजिटर और कॉन्ट्रैक्टर लॉगबुक भी साइट पर आने और जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का मौजूद होना ही काफ़ी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि उन्हें सही तरीके से यूज़ भी किया जा रहा हो। अब आते हैं सिनारियो के आखिरी हिस्सा पर, यानी कॉन्ट्रैक्टर। सिनारियो के मुताबिक
अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर सुबह 9 बजे साइट पर पहुंचता है। उसके पास एक टूल बॉक्स और स्पेयर पार्ट्स का बॉक्स होता है। आप रिसेप्शन पर उसका वेलकम करते हैं और सबसे पहले उससे मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट मांगते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि किसी भी मेंटेनेंस या हाई रिस्क वर्क को शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास सूटेबल मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जवाब देता है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो कहता है, हमें पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ हमेशा काम करते रहते हैं। ये स्टेटमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कॉन्ट्रैक्टर रोज साइट पर आता हो या पहली दफ़ा, हर जॉब के लिए प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट ज़रूरी होती है। एक्सपीरियंस कभी भी पेपर वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। अब आप वर्किंग एट हाइट के लिए परमिट टू वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव एक्शन है, क्योंकि वर्किंग एट हाइट एक हाई रिस्क एक्टिविटी है और इसके लिए कंट्रोल्ड परमिट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि पहले एक्सप्लेन करे वो काम सेफली किस तरह करेगा। शुरू में कॉन्ट्रैक्टर इस बात पर ज्यादा तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में वो आपके साथ मिलकर परमिट टू वर्क कंप्लीट कर लेता है। आप परमिट के अंदर रेलेवेंट हैजर्ड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि परमिट टू वर्क सिर्फ एक फॉर्म नहीं होता, बल्कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने का एक फॉर्मल सिस्टम होता है। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कि लाइट्स इंस्टॉल करने के लिए वो किस इक्विपमेंट का यूज़ करेगा। कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि वो अपनी व्हीकल में मौजूद लैडर्स यूज़ करेगा। अब आप उसे वर्क एरिया तक लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपने सुपरवाइज़र को कह दिया है कि काम के दौरान वर्कर्स को इस एरिया से दूर रखा जाए। ये भी एक अच्छा कंट्रोल मेजर है, क्योंकि इससे वर्कर्स पर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्टर के काम से होने वाले रिस्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन सिनारियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू अब आता है। सिनारियो के मुताबिक आप खुद इस काम के बारे में कंफर्टेबल नहीं थे। आपको कुछ कंसर्न्स भी थे, लेकिन क्योंकि आप इस रोल में नए थे, इसलिए आपने फिर भी कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने की इजाज़त दे दी। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। अगर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को किसी काम के बारे में सेफ्टी कंसर्न हो, तो सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी या प्रेशर की वजह से वर्क अलाउ नहीं करना चाहिए। जब तक सूटेबल कंट्रोल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंप्लीट न हो, तब तक वर्क को रोक देना ही ज़्यादा सेफ डिसीजन होता है। इसीलिए एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र को हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर के साथ तमाम अरेंजमेंट्स कंफर्म करने के बाद आप ड्यूटी पर मौजूद सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेंटेनेंस वर्क अब शुरू होने वाला है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि सुपरवाइजर को ऑनगोइंग वर्क के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोऑर्डिनेशन की जा सके। इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग के बाहर का एरिया भी इंस्पेक्ट किया जाए। एक कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट को भी असेस करता है। आप मेन एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आपकी नज़र पेरीमीटर फेंस पर पड़ती है। सिनारियो के मुताबिक ये फेंस बिल्डिंग से सिर्फ 1 मीटर के फासले पर है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बाहर पर्याप्त क्लियरेंस होना इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और इमरजेंसी एक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। अब आप बिल्डिंग की एक साइड पर चलना शुरू करते हैं, लेकिन आधे रास्ते पर ही आप देखते हैं कि एक्सेस पूरी तरह ब्लॉक है। पुराना इक्विपमेंट और रिफ्यूज यानी वेस्ट मटेरियल वॉकवे के ऊपर पड़ा हुआ है। ये क्लियरली पुअर हाउसकीपिंग की निशानी है। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के वक्त ये ब्लॉकेज इवैक्यूएशन को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर वर्कर्स को जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकलना हो, तो ब्लॉक्ड पाथवे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सबब बन सकता है। इस वजह से आप वापस मुड़ते हैं और बिल्डिंग की दूसरी साइड से इंस्पेक्शन कंटिन्यू करते हैं। ये पाथवे पहले वाले के मुकाबले में काफ़ी क्लियर है, लेकिन इसके साथ एक और कंसर्न भी है। ये रास्ता बिल्कुल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट के साथ गुजारता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक एक्सटर्नल हैजर्ड है। अगर केमिकल प्लांट में
गैस लीक, फायर या एक्सप्लोजन जैसी इमरजेंसी हो तो ये पाथवे भी अनसेफ हो सकता है। सिनारियो बताता है कि इसी पाथवे के एंड पर बिल्डिंग का रियर फायर एग्जिट भी मौजूद है, यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान वर्कर्स को इसी रूट का यूज करना पड़ सकता है। इसलिए इस एरिया का सेफ रहना बहुत जरूरी है। अब आप दोबारा बिल्डिंग के अंदर आते हैं। आपका मकसद ये देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर काम किस तरह कर रहा है, लेकिन अंदर का सीन देखकर आप हैरा रह जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लैडर यूज करने के बजाय डेस्क के ऊपर खड़ा होकर काम कर रहा होता है। ये बहुत सीरियस हेल्थ एंड सेफ्टी इशू है। डेस्क वर्किंग एट हाइट के लिए डिजाइन ही नहीं की गई होती, इसीलिए गिरने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिनारियो के मुताबिक लाइट फिटिंग से स्पार्क्स भी निकल रही होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड का क्लियर इंडिकेशन है। इस सिचुएशन में फायर, इलेक्ट्रिक शॉक या और भी सीरियस इंसिडेंट का रिस्क मौजूद होता है। आप फौरन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं और बिना किसी देरी के कॉन्ट्रैक्टर को काम रोकने का हुक्म देते हैं। यह बिल्कुल सही और प्रोफेशनल डिसीजन था। हेल्थ एंड सेफ्टी में जब भी कोई इमीडिएट डेंजर नजर आए तो सबसे पहला स्टेप वर्क को स्टॉप करना होता है, ताकि किसी भी एक्सीडेंट को रोका जा सके। हम सिर्फ ये समझेंगे कि एग्जामिनर हर टास्क में असल में आपसे चाहता क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिनारियो तो अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ही गलत समझ लेते हैं। और जब क्वेश्चन ही प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ना हो तो आंसर भी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं जाता। तो चलिए एक एक टास्क को समझते हैं। सबसे पहला है टास्क 1, लोन वर्कर्स। यहां एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लोन वर्किंग क्या होती है, और ना ही वो जनरल डेफिनेशन चाहता है। एग्जामिनर असल में देखना चाहता है कि अगर सिनारियो वाला सुपरवाइजर अकेला काम कर रहा था तो उसकी रिस्क असेसमेंट में किन किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए था। यानी आपको सिनारियो के हिसाब से रिस्क असेसमेंट के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब आते हैं टास्क 2, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। इस टास्क में एग्जामिनर सिर्फ एक चीज देखना चाहता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर प्रॉपर्ली मैनेज किया गया था या नहीं। अगर मैनेजमेंट ने कोई अच्छा स्टेप लिया है तो उसका भी जिक्र करना है, और अगर कोई कमी रही है तो उसको भी सिनारियो की एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करना है। यानी पूरा फोकस कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट पर रहेगा। टास्क 3 है वर्कप्लेस ऑडिट्स। इस टास्क में सिर्फ साइट सिक्योरिटी ऑडिट की बात हो रही है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि ऑडिट किस तरह प्लान हुआ, किस तरह कंडक्ट हुआ, और उस अप्रोच में क्या वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स थी। यहां सिनारियो के बाहर की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिनारियो में जो लिखा है उसी को यूज करना है। टास्क 4 है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये टास्क थोड़ा डिफरेंट है। यहां एग्जामिनर ने खुद हिंट दे दी है कि प्लान, डू, चेक, एक्ट यानी PDCA फ्रेमवर्क यूज करना है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि सिनारियो में मैनेजमेंट सिस्टम की कौन सी चीजें अच्छी थी और कौन सी वीक थी, और उन्हें PDCA के किस स्टेज में रखना चाहिए। टास्क 5 है इमरजेंसी अरेंजमेंट्स। यहां एग्जामिनर सिर्फ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को असेस करवाना चाहता है, यानी अगर इमरजेंसी आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रिपेयर्ड थी। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूछे हैं, इसलिए यहां सिर्फ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होंगी, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं। टास्क 6 है मॉरल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये टास्क बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। यहां एग्जामिनर लॉ या रेगुलेशंस नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मॉरली ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर्स के साथ क्या गलत किया। यानी एम्प्लॉय वेलफेयर, केयर, रिस्पेक्ट और मैनेजमेंट एटीट्यूड के हवाले से अनएक्सेप्टेबल चीजें आइडेंटिफाई करनी है। टास्क 7 है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इस टास्क में एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी नेगेटिवली अफेक्ट हुई। यानी मैनेजमेंट स्टाइल, वर्कलोड, कम्युनिकेशन, कल्चर
स्टाफिंग या टारगेट्स, इन तमाम चीज़ों को सिनारियो के मुताबिक आइडेंटिफाई करना है। और आखिरी है टास्क 8, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट फेलियर्स। यहाँ एग्जामिनर इंसिडेंट की डिटेल नहीं पूछ रहा, वो ये देखना चाहता है कि मैनेजमेंट ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की जिनकी वजह से ये वॉयलेंट इंसिडेंट होने का चांस बना। यानी फोकस सिर्फ मैनेजमेंट फेलियर्स पर रहेगा, न कि टीनेजर्स या सुपरवाइजर की पर्सनल एक्शंस पर। तो दोस्तों, ये थे अगस्त 2026 के एग्जाम का सीनरी और तमाम टास्क्स। और एग्जामिनर हर टास्क में असल में क्या देखना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।